नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पर, जैसे कि बात हुई थी मेरी और आपकी पिछले वीडियो में, 35 क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज, और कुछ बात करेंगे कि कितने अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा और इन दो पोस्ट के लिए यानी सोसाइटी मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए प्रमोशन चैनल क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं हम लोग अपनी बात। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मुझसे किसी ने पूछा है, किसी कैंडिडेट ने, सोसाइटी मैनेजर में विभागीय परीक्षा द्वारा किस पोस्ट तक प्रमोशन हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो जिस स्तर तक प्रमोशन हो सकता है वो दोनों तरह से हो सकता है, चाहे वो विभागीय परीक्षा हो या रेगुलर प्रमोशन हो, यानी कि रेगुलर चैनल। ओके, विभागीय परीक्षा वाले जो चैनल होते हैं वो कहलाते हैं तेज पथ चैनल। और ये जो मैंने आपके सामने टेबल बनाई है ये बता रही है कि किस पोस्ट पर क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए, कितने वर्षों की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए ताकि आपका प्रमोशन हो सके। तेजपथ चैनल का अर्थ होता है कि विभागीय परीक्षा के माध्यम से आपको आगे प्रमोट किया जा रहा है। ओके, तो अब चूंकि ये वाली परीक्षा बैंकिंग सहायक और समिति प्रबंधक से हो रही है, तो ये न्यूनतम स्तर है प्रबंधन के लिए, और प्रबंधन का ये न्यूनतम स्तर है। और इससे जो पहला प्रमोशन है, जो सामान्य चैनल जिसमें 6 वर्ष का है, और तेजपथ चैनल यानी कि विभागीय परीक्षा से 4 वर्ष का है, ये कनिष्ठ प्रबंधन पे पहली पदोन्नति देगा। और कनिष्ठ प्रबंधन में क्या क्या आता है और उसके क्या स्केल होता है वो मैं आपको भी अगली स्लाइड पे बताने जा रहा हूँ। और कनिष्ठ प्रबंधन से अगला जो प्रमोशन है मध्यम प्रबंधन यानी मिड लेवल मैनेजमेंट 2, इसमें सामान्य चैनल में 5 वर्ष की है कार्य अवधि या क्वालिफाइंग सर्विस, और तेजपथ चैनल में है 3 वर्ष। इसके पश्चात मध्यम चैनल 2 से मध्यम चैनल 1 तक सामान्य चैनल 5 वर्ष का है और तेजपथ चैनल 3 वर्ष का है। और मध्यम प्रबंधन 1 से वरिष्ठ प्रबंधन 2 तक सामान्य चैनल 5 वर्ष का है और तेजपथ चैनल 3 वर्ष का है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो प्रबंधन के 4 स्तर हैं आपके सामने, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं और उनके पे स्केल्स क्या हैं, तो इसको देखते हैं। तो जैसा आपको मालूम ही है कि बैंकिंग सहायक और समिति प्रबंधक के लिए जो स्केल है, अब ये सामने जो आपके स्केल लिखे हुए हैं ये सब छठे वेतनमान में है, लेकिन आपको मालूम है कि 27 बैंकों में 7वां वेतनमान लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये जो स्केल आपके सामने लिखे हुए हैं, इसके इक्विवेलेंट स्केल 7 पे स्केल में जो भी इसके इक्विवेलेंट स्केल होंगे वो आपको मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं छठे पे स्केल में। तो बैंकिंग सहायक और समिति सेवक 5200 से लेके 20,200 वाले पे स्केल में आते हैं छठे वेतनमान में, और ग्रेड पे है उनका 1900। ये अभी परसों वाले वीडियो में बात हुई थी। और इसके पश्चात जो पहला प्रमोशन है, प्रमोशन के जो चैनल है वो मैंने आपको इस स्लाइड पर बता दिए हैं। तो पहला प्रमोशन है कनिष्ठ प्रबंधन स्तर पे, उसमें जो पोस्ट हैं वो है सहायक लेखापाल, पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, सीनियर कैशियर और उच्च श्रेणी लिपिक। और इसमें वेतनमान तो वही रहेगा जो बैंकिंग सहायक और समिति प्रबंधक का है, परंतु ग्रेड पे इसमें 2400 रुपए हो जाएगी। और इसके पश्चात है मध्यम प्रबंधन 2, इसमें आते हैं लेखापाल। कनिष्ठ प्रबंधन में सहायक लेखापाल है, इसमें आते हैं लेखापाल 2 में और सहायक मुख्य पर्यवेक्षक, असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर और सांख्यिकी अधिकारी, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और इसका स्केल बढ़ जाता है, अब ये हो जाता है 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे 3200। इसके पश्चात अगला प्रमोशन का स्तर है मध्यम प्रबंधन 1, इसमें ब्रांच मैनेजर यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जो ब्रांचेज होती हैं उनके प्रबंधक, शाखा प्रबंधक, शाखा निरीक्षक, आंतरिक निरीक्षक और कार्यालय अधीक्षक। और इसका स्केल वही रहेगा 9,300 से 34,800, लेकिन ग्रेड पे हो जाएगी 3,600 रुपए। और फाइनली जो अंतिम स्तर है प्रमोशन का वो है वरिष्ठ प्रबंधन 2, इसमें वित्तीय विश्लेषक, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, आंतरिक अंकेक्षक और विपणन अधिकारी, मार्केटिंग अफसर। स्केल वही रहेगा लेकिन ग्रेड पे इसमें 4200 रुपए हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको इससे चीजें काफी क्लियर हुई होंगी कि किस पोस्ट तक आपका प्रमोशन इसमें हो सकता है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक फिगर मैं आपको और दे देता हूं कि अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चों ने अप्लाई किया है इस परीक्षा के लिए। तो मेरे पास जो आंकड़ा है वो है कितने अभ्यर्थियों ने इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ये संख्या है 1,05,000 से थोड़ा ज्यादा, और इसमें दोनों पोस्ट शामिल हैं यानी कि सोसाइटी मैनेजर भी और बैंकिंग सहायक भी। तो 1,05,000 से थोड़ा ज्यादा। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की इंग्लिश की क्लास।
अब हमारे सामने ये पैसेज है और ये पैसेज का पहला पैरा है, तो मैंने एक पेज पर जो पैरा लिया है उसी से संबंधित क्वेश्चन मैंने उसी पेज पर लिए हैं। तो जैसे इस पेज पर ये पैरा है, नेक्स्ट पेज पर ये पैरा है, इस पर तीसरे पेज पर ये है और चौथे पेज पर ये पैरा है। और इस पूरे पैसेज में 6 क्वेश्चन बने हैं इस पैसेज से। तो हम पहले इस पैरा को पढ़ते हैं। 2 decades have passed since the midday meal became a part of the daily routine in government schools nationwide. सो 2 दशक गुजर चुके हैं जब से मिड डे मील मध्याह्न भोजन बिकेम ए पार्ट, पूरे राष्ट्र में जो सरकारी स्कूल है उसमें डेली रूटीन बन गया है मिड डे मील मध्याह्न भोजन। इस बात को 2 दशक गुजर चुके हैं। इन दिस लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम, और इस समय की इतनी लंबी अवधि में प्रोसीजर्स हैव, यानी कि जो प्रक्रियाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, हैव के बाद आगे ब्लैंक है, हमको भी देखना है क्या आएगा। बट एक्सीडेंट्स कंटिन्यू टू अकर, यानी कि व्यवस्थाएं, अब अगर हम इसको हिंदी में भी समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, प्रक्रियाएं स्थापित हो चुकी हैं, परंतु दुर्घटनाएं फिर भी हो रही हैं। तो स्थापित हो चुकी हैं तो अब ऑब्वियसली इसमें स्टेबलाइज्ड आए। अब इसको थोड़ा सा समझें कि यहाँ हैव लगा हुआ है, तो हैव के साथ या तो बीन आता, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और अगर बीन आता यहाँ पर हैव के साथ, तब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता, यानी कि स्टेबलाइजिंग आ जाता है इसमें। लेकिन बीन इसमें आया नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी भी इसमें नहीं होगा, यानी स्टेबलाइजिंग भी नहीं होगा क्योंकि बीन नहीं है। या इसमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो ऑब्वियसली ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। ऑब्वियसली ऑप्शन बी में है स्टेबलाइज, तो हमारा स्टेबलाइज सोचना बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बैलेंसेस ऐसा चल सकता है, लेकिन यहां नहीं चलेगा कि प्रोसीजर्स हैव बैलेंसेस, ये कोई बात बनी नहीं। परसिस्टेंट जो लगातार होता रहे, यानी कि जो लॉन्ग लास्टिंग को लंबे समय से हो रहा हो, लेकिन परसिस्टेंट एडजेक्टिव है, हैव के साथ नहीं आएगा। हैव के साथ आईएनजी नहीं आएगा जब तक बीन ना लगे, यानी कि अगर ये हैव बीन स्टेबलाइजिंग होता तब इसको हम थोड़ा सोच सकते थे, लेकिन हैव स्टेबलाइजिंग अपने आप में मीनिंगलेस है। नन ऑफ दीज आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर अगर हम इस तरीके से भी सोचे जो मैंने आपको बताया, तो अभी इसका आंसर स्टेबलाइज बनता है, क्योंकि बाकी सब ऑप्शंस बाहर हो जाते हैं। ओके, बट एक्सीडेंट्स कंटिन्यू टू, अगर फंड्स फ्रॉम द सेंटर, यानी कि केंद्र से जो फंड्स हैं, जो निधियां हैं, फ्लो स्मूथली आ रही हैं। दो माने यद्यपि प्रिक्योरमेंट ऑफ फूड आइटम्स, यानी कि जो फूड आइटम्स हैं उनका प्रिक्योरमेंट, उनका उपार्जन, उनको खरीदता, फेसेस हर्डल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी कि अलग अलग तरीकों की जो हर्डल्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनको फेस करती हैं ये उपार्जन प्रक्रियाएं। द लेटेस्ट, जो नवीनतम है इन मिड डे स्टोरीज कंसर्न्स मिल्क, उसका संबंध दूध से है। अब ये लेटेस्ट क्या है, अब लेटेस्ट को समझ लेते हैं। लेटेस्ट के साथ स्टेंड थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। रिटेलिएट का मतलब होता है टू रिएक्ट, प्रतिक्रिया करना। अब प्रतिक्रिया करना या रिएक्ट अपने आप में एक वर्ब है, तो ऑब्वियसली वर्ब लेटेस्ट के साथ नहीं आएगा। वर्ब के साथ हमको चाहिए सब्जेक्ट। एक्यूजेशंस का मतलब है आरोप, ब्लंडर का मतलब है गंभीर त्रुटि या गलती। ओके, तो स्टेंड नहीं आएगा, यानी कि जिस पर कोई दाग धब्बा लगा हो वो नहीं आएगा। रिटेलिएट नहीं आएगा, बचा सी और डी। तो अब ये चेक करने के लिए कि इसमें एक्विजिशंस आएगा या ब्लंडर आएगा, हमको इसका अगला पैरा और देख लेना चाहिए। ऑब्वियसली आपके सामने जब पेपर होगा तो कंटिन्यूएशन में होगा, लेकिन यहाँ हमको इसकी अगली स्लाइड देखनी होगी, तो अगली स्लाइड देखते हैं। Government norms entitle every child to receive 150 ml of milk as part of the midday meal. However, a video revealed recently how 1 liter of milk was mixed in a bucket full of water so that it would dash for more than 80 children present that day in a school in rural उत्तर प्रदेश। पैराग्राफ बड़ा क्लियर है, ये बता रहा है कि इस कार्यक्रम में यानी कि मिड डे मील में किस तरह से धांधलियाँ होती हैं, और इसने एक वीडियो का भी जिक्र किया है। तो ऑब्वियसली अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं तो एक्विजिशन मेरे ख्याल से ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, यानी कि ऑप्शन सी मेरे हिसाब से आंसर इसका 80 की बात कर रहा हूँ। सो 80C में एक्विजिशन अर्थात आरोप बिल्कुल सही ऑप्शन आगे के पैराग्राफ पढ़ के बिल्कुल लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नमेंट नॉर्म्स एंटाइटल एवरी चाइल्ड टू रिसीव 100 ml ऑफ मिल्क एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील। अब जो सरकारी नॉर्म्स हैं वो प्रत्येक बच्चे को पात्रता देते हैं कि वो 150 मिलीलीटर दूध का प्राप्त करे एज ए पार्ट ऑफ द मिड डे मील, मध्याह्न भोजन के रूप में। हाउएवर, फिर भी ए वीडियो रिवील्ड रिसेंटली, एक वीडियो ने इस चीज को रिवील किया, बताया रिसेंटली, अभी हाल ही में, हाउ, किस प्रकार से 1 लीटर ऑफ मिल्क वॉज मिक्सड इन ए बकेट फुल ऑफ वाटर, एक पूरी बाल्टी भरे हुए पानी में 1 लीटर मिल्क
मिलाया गया सो दैट इट वुड, ये करेगा, क्या करेगा, फॉर दी मोर देन 80 चिल्ड्रन प्रेजेंट दैट डे इन स्कूल इन रूरल उत्तर प्रदेश, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में उस दिन किसी स्कूल में 80 बच्चे जो उपस्थित हैं उनके लिए पर्याप्त होगा। तो पर्याप्त होने को इंग्लिश में कहते हैं सफाइस। अब वुड के साथ ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो सफाइस फर्स्ट फॉर्म है। अब यहां पर बेनिफिट भी है हालांकि वर्ब, लेकिन ये बच्चों को कोई फायदा देने वाला नहीं है, तो बेनिफिट नहीं आएगा। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, लेकिन ये भी वुड के साथ नहीं आएगा। वुड के साथ हर हालत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एसेंट, एसेंट माने सहमति देना, तो यहां वो भी नहीं आएगा। ओके, तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू वन रिपोर्टेड फ्रॉम यूपी ए कपल ऑफ मंथ्स, और ये बिल्कुल वैसा ही था, उसके समान था जैसा कि यूपी में रिपोर्ट हुआ था लगभग 2 महीने पहले। इन द अर्लियर इंसिडेंट, तो उस पहली घटना में ए वीडियो शोड, एक वीडियो ने दिखाया प्लेन चपाती बीइंग सर्व्ड विद सॉल्ट, नमक के साथ प्लेन चपाती दी जा रही थी बच्चों को मिड डे मील में। द टू वीडियोज, यानी कि एक वीडियो ये और एक आपने पिछले पैरा में पढ़ा, द टू वीडियोज मेड इट टू द नेशनल मीडिया, ये खबर बन गई राष्ट्रीय मीडिया की। दे ऑल्सो प्रूव यूजफुल फॉर द ऑफिसर्स, और वो उन अधिकारियों के लिए भी बड़े उपयोगी सिद्ध हुए, यानी ये वीडियो। हु, जो, अब यहां सोचते हैं यहां क्या आएगा इन ऑप्शन में से, द मिड डे मील स्कीम, जो मिड डे मील स्कीम, ये वर्ब सोच रहा है। सिंस दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन, क्योंकि वे भी बहुत ज्यादा निर्भर करते ऑन अनऑथराइज्ड वीडियोग्राफर्स, ऐसे वीडियोग्राफर्स पर जो अनधिकृत हैं इस कार्य के लिए, लेकिन इस बात को सीखने के लिए वो डिपेंड है ऐसे वीडियोग्राफर पर कि स्कूल्स में एक्चुअली रियलिटी क्या है। तो अब अपने को समझ में आ जाता है कि यहाँ क्या आएगा, सुपरवाइज, कि जो इस मिड डे मील को सुपरवाइज करते हैं। बड़ी सिंपल सी कारण ये है कि हर स्कूल में अधिकारी तो जा नहीं पाते, तो ऐसे अनऑथराइज वीडियोग्राफर पे वो डिपेंडेंट हैं जो इस तरह के वीडियो निकाल कर लाते हैं और स्कूल्स की रियलिटी दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा सुपरवाइज, पर्यवेक्षण करना, ठीक। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, नहीं बनेगा। निगेट का मतलब होता है मना करना, नहीं बनेगा। यूनिफाई का मतलब होता है अलग अलग अंशों को मिलाकर एक कर देना, तो वो भी नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली यहां सुपरवाइज आएगा। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ईच सच रिविलेशन, अब ये जो प्रकट हुई है खबर, लीड्स टू दी सेम डैश 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 ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो ये इस तरह का जो प्रत्येक समाचार होता है वो एक ही तरह के ऑफिशियल स्टेटमेंट को लीड करता है, अर्थात देता है, एक ही तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट हमको मिलता है। तो सेम को देख लेते हैं 83 में। उससे पहले पढ़ लेते हैं किस प्रकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि हम दोषियों को पनिश करेंगे, पनिश द गिल्टी, लोकेट द वीडियो मेकर, वीडियो मेकर को लोकेट करेंगे, और उसके साथ हम फिर देखेंगे। तो ऑब्वियसली यहां पर आएगा रिफ्लेक्सिव, सेम रिफ्लेक्सिव स्टेटमेंट, मतलब सेम प्रतिक्रियावादी स्टेटमेंट, ओके, कि हम जो अपराधी है उसको पनिश करेंगे। ओके, एमेलगमेट का मतलब होता है दो को मिलाना, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाना, उसको बोलते हैं एमेलगमेट, यानी सम्मिश्रण करना, एकीकरण करना। एप्लीकेबल, जो उपयुक्त हो, संबंधित हो। अनलाइकली, जिसके होने की संभावना ना हो। तो रिफ्लेक्सिव इज द आंसर। ओके, इन द लेटेस्ट मिड मील स्टोरी नैरेटेड अबव, अब ये जो ऊपर जो कहानी सुनाई गई है मध्याह्न भोजन की, authorities in UP have reportedly done the dash 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 needful, यानी कि जो यूपी में अधिकारी हैं उन्होंने कहने के लिए जो औपचारिकताएं और खाना पूर्ति की आवश्यकताएं थी उनको पूर्ण कर दिया गया है। तो अब यहां देखते हैं, परमिट नहीं आएगा, परमिट वर्ब है। एनिलेट माने खत्म करना, नहीं आएगा। कस्टमरी यहां पर आएगा, तो उन्होंने जो कस्टमरी यानी कि जो परंपरागत रूप से होता आया है, अर्थात ऑफिशियल स्टेटमेंट देना, रिफ्लेक्सिव ऑफिशियल स्टेटमेंट देना, वो उन्होंने कर दिया है। ऐसे मामलों में क्या होता है, कस्टमरी मामलों में, कि दे हैव फायर्ड द अपरेंट कल्प्रिट हु इज ए पैरा टीचर, तो उन्होंने एक ऐसे सामने दिखने वाले कल्प्रिट अपराधी को, जो एक पैरा टीचर था यानी कि अर्ध शिक्षक था, उसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया है। ओके, ये हमारा पैसेज यहाँ खत्म होता है और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 टू 89। तो ये हमारे सामने 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें हर क्वेश्चन में एक ब्लैंक दिया गया है, एक खाली स्थान दिया गया है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि कुछ छूट गया है। चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, तो इनमें से मोस्ट सूटेबल ऑप्शन चुननी है, और ऑब्वियसली वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो महाराष्ट्र हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू ए न्यू पार्टी सिस्टम ओवर द पास्ट few years with the BJP trying hard to replace the Congress as the dominant party in the state.
तो महाराष्ट्र हैज बीन ट्रांजिशनिंग आएगा इसमें हर हालत में, कि महाराष्ट्र उस दौर से गुजर रहा है एक नई पार्टी सिस्टम लाने के लिए स्टेट में पिछले कुछ वर्षों से। तो ट्रांजिशन बिल्कुल ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब होता है रूपांतरण होना। तो इसमें और तो कोई ऑप्शन दिखता नहीं। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है तहकीकात करना, तो वो नहीं आएगा। महाराष्ट्र हैज बीन फ्रेमिंग इनटू, फ्रेमिंग भी नहीं आएगा। फ्रेमिंग का अर्थ होता है आरोप कायम करना आदि, कि चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थीम सॉन्ग ऑफ डाउनटाउन एबे along with a panoramic shot of the imposing monarchic structure is enough to। तो पुरानी याद ताज़ा करने के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? कुल मिलाकर इस सेंटेंस का मतलब ये है, तो इवोक, रिकॉल या सेंट। तो इसमें कुछ बेसिक ग्रामर समझ लीजिए कि टू के बाद वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आती है। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म टू के बाद नहीं आती है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये सेंड की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में। अब बात करते हैं इसमें, तो ऑब्वियसली पुरानी यादें दोबारा लाने के लिए या ताज़ा करने के लिए रिकॉल इज द बेस्ट वर्ड। ओके, सो रिकॉल आंसर है इसका। नेक्स्ट, विद टोमेटो एंड ऑनियन प्राइसेस कंटिन्यू टू सोर। अब जबकि प्याज और टमाटर के दाम जो हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, द सेंटर इज कंसीडरिंग ए डैश 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 टू इंक्रीज कल्टिवेशन ऑफ दीज स्टेपल वेजिटेबल्स इन द नॉर्थ इंडिया रीजन। केंद्र सरकार ये सोच रही है कि उत्तर भारतीय क्षेत्रों में ये जो स्टेपल वेजिटेबल्स हैं, स्टेपल का मतलब होता है रोजमर्रा की जो सब्जियां हैं, ये वेजिटेबल्स, स्टेपल से वेजिटेबल्स का इनका कल्टीवेशन बढ़ाया जाए। सो कंसीडरिंग ए प्रपोजल, कंसीडरिंग ए रोल, कंसीडरिंग ए नॉवेल। तो ऑब्वियसली कंसीडरिंग ए प्रपोजल, प्रस्ताव। सिंपल। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। अच्छा, यहाँ पर ऑब्वियसली मैं आंसर लगाना भूल गया हूँ। ऑप्शन टू इज द आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी, सॉरी ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द आंसर। और यहाँ पर ओके, नेक्स्ट, द रेलवेज विल स्पीड अप ट्रेन्स टू रिड्यूस रनिंग टाइम। तो रेलवे ट्रेन्स की स्पीड बढ़ाएगा ताकि रनिंग टाइम को घटाया जा सके। एंड मैक्सिमाइज डैश डैश ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इट्स नेटवर्क, और मैक्सिमाइज करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इट्स नेटवर्क। तो नेटवर्क के जो, लेकिन मैक्सिमाइज क्या? कलेक्टिंग इफेक्टिवनेस यूटिलाइजेशन। तो ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस आ जाएगा यहाँ पर। एंड मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो उसका जो प्रभाव है उसकी बात हो रही है, किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन यूटिलाइजेशन में बिल्कुल ठीक है, अर्थात उपयोग। तो ये दोनों सही हैं बिल्कुल। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, देयर कुड बी मोर इंटरेस्ट रेट। ब्याज दर बढ़ाई जा सकती है बाई द आरबीआई। देयर कुड बी मोर इंटरेस्ट रेट इंक्रीमेंट, यानी कि इंटरेस्ट रेट में वृद्धि हो सकती है। इंटरेस्ट रेट कट, कमी हो सकती है। ग्रोथ, वृद्धि हो सकती है, की जा सकती है, आई मीन बाई द आरबीआई, एज सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैव ऑब्जर्व दैट ग्रोथ इज येट टू बॉटम आउट। मतलब अपने न्यूनतम स्तर पर हो जाना ग्रोथ का। तो ऑब्वियसली कट्स इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड। 4 वर्ड्स दिए गए हैं बोल्ड में। दीज 4 वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन द करेक्ट पोजीशन। तो 4 ये शब्द जो हो सकता है अपनी सही पोजीशन में हो या ना हो। The sentence is then followed by options with the correct combination of words that should replace each word in order to make the sentence grammatically and contextually correct। तो क्या मतलब वो डायरेक्शंस का मतलब ये हुआ कि ये बोल्ड में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपस में, किन्हीं भी दो को आपस में इस प्रकार रिप्लेस करना है एक दूसरे से। सिर्फ वो वर्ड्स जो बोल्ड में दिए गए हैं उनको आपस में इस प्रकार रिप्लेस करना है कि सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखने से ये 90 क्वेश्चन नंबर 90 तो सरल है। टुडे थर्मल अकाउंट्स कैपेसिटी जनरेशन। ऑब्वियसली थर्मल जनरेशन कैपेसिटी अकाउंट्स फॉर अबाउट 2/3। तो ये ए और बी में रिप्लेसमेंट। आई मीन दिस इज ए वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, The IMF followed the World Bank in reducing its forecast for India's economic growth in the current financial year। बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। यानी कि IMF ने अनुसरण किया है वर्ल्ड बैंक का इन रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूस करने में? इसकी अपनी फोरकास्ट। किस चीज़ के लिए? इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द करंट फाइनेंशियल। तो इसका आंसर है ऑब्वियसली द सेंटेंस इज करेक्ट। ये दैट वाज एन इजी क्वेश्चन 92।
इन परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है खोज, इन परस्यूट ऑफ नोवेल वेज टू ड्रॉ कॉट, ये तो नहीं बन रहा, ड्रॉ कॉट ये तो देखने में गलत है, टू ड्रॉ, तो ड्रॉ के साथ तो अटेंशन आना चाहिए, टू ड्रॉ अटेंशन, इन परस्यूट ऑफ नोवेल वेज टू ड्रॉ अटेंशन टू द बिग प्राइज द एकेडमी सीम्स टू हैव बीन कॉट, कॉट यहां आना चाहिए, हैव बीन के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, बिल्कुल ठीक है, ऑन द रॉन्ग फूट अगेन, तो बी डी, सिंपल। नेक्स्ट लेते हैं, विद पावर ग्रोथ द डिमांड फॉर इकोनॉमिक इन इंडिया इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज फर्दर, तो एज सच मुझे इसमें तो कोई गलती नहीं दिखती, लेकिन विद पावर ग्रोथ एक्चुअली ये होना चाहिए विद इकोनॉमिक ग्रोथ, द डिमांड फॉर पावर इन इंडिया, ओके सिंपल था। सो ए और सी यानी ये आंसर है। नेक्स्ट, द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली वर्सेंट स्लाइटली, बिल्कुल ठीक है यहां तक, एंड एक्सपेक्टेड इन द ये गलत है, एंड स्टेड, एंड stayed in the poor category and is expected, correct, to further deteriorate from the last week of the month, बिल्कुल ठीक है। सो बी और सी रिप्लेस हो रहे हैं, सो ऑप्शन सी इज द आंसर, रिप्लेस नहीं एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, ओके। 6 क्वेश्चन है ये, द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस, 4 ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस आर मार्क्ड इन बोल्ड व्हिच मे और मे नॉट बी करेक्टली स्पेल्ड, तो स्पेलिंग बतानी है, अगर सबकी स्पेलिंग सही है तो लिखा जाएगा ऑल आर करेक्ट, तो एजुकेशन की स्पेलिंग सही है, बिल्डिंग की स्पेलिंग सही है, नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है, जो नेसेसरी होता है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर, ओके। द बजट्स प्रोविजंस, प्रोविजन की स्पेलिंग गलत है, प्रोविजन की स्पेलिंग होती है PROVISION, ये ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग भी ठीक है, इक्विटेबल भी ठीक है, सो ए इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट, आइडियाज रिजेक्टेड ठीक है, डिकेट्स ठीक है, लिबरलाइजेशन की स्पेलिंग गलत है, सर्कुलेशन ठीक है, लिबरलाइजेशन की स्पेलिंग होगी ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, द प्रपोजल टू एस्टैब्लिश ठीक स्पेलिंग है, ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विद एन ओवर आर्किंग गोल ये भी ठीक है, परमिएट भी ठीक है, अपलॉडेड भी ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 चारों ठीक हैं, सो ई ऑप्शन इज द आंसर। पॉलिसी मेकिंग भी ठीक है, हैज 3, एसेंशियल की स्पेलिंग गलत है, एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है, पैकेजिंग ठीक है, सो एसेंशियल इज, सो 99 बी आंसर है इसका। ब्यूरो की स्पेलिंग गलत है, एब्यूज ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है, और ब्यूरो की स्पेलिंग होती है BUREAU, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड दैट डिपिक्ट्स द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, सफिशिएंट का मीनिंग ढूंढना है तो बहुत आसान है, सफिशिएंट माने पर्याप्त, एडिकेट, मैनी माने बहुत, रेस्ट्रिक्टेड मतलब जिस पर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हूँ, लिमिटेड माने सीमित, वांटिंग माने जिसको चाहा जा रहा हो, तो सफिशिएंट बिल्कुल ठीक है ये आंसर। इंड्यूस, सो हैसन माने शीघ्रता करना, नो। इंस्पायर माने किसी से इंस्पायर होना मतलब प्रभावित होना, एनकरेज माने उत्साहित करना, तो इंड्यूस का मतलब उत्साहित करना, तो सी इज द आंसर। एडवोकेट माने किसी बात की वकालत करना, इवेल्युएट माने किसी चीज का आकलन करना, सो सी इज द ऑप्शन आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिपिक्ट्स द अपोजिट मीनिंग रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब होता है पूर्ति करना, प्रतिपूर्ति करना बोलना चाहिए, मतलब किसी खाली चीज को फिर से भर देना, तो ऑब्वियसली इसका जो ऑप्शन है वो है, अच्छा इसका अपोजिट मीनिंग चाहिए तो एग्जॉस्ट, खत्म हो जाना। रेस्टोर सेम मीनिंग, रिचार्ज सेम मीनिंग, एक्सेलरेट इसमें कहीं फिट नहीं होता, मॉडिफाई भी एज सच कहीं फिट नहीं होता, सो आंसर इज एग्जॉस्ट। मॉडिफाई माने सुधारना और एक्सेलरेट माने त्वरित करना। 9 से 13, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज सेंटेंसेस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच में कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर, और अगर कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन ई इज द आंसर।
सो स्लाइसिंग ए केक बिटवीन पीसेस, पहले में गलती है, बिटवीन आता है दो के लिए, तो आप केक काट रहे हैं एक से ज़्यादा पीसेस के लिए, तो ऑब्वियसली बिटवीन नहीं लगेगा यहाँ। स्लाइसिंग ए केक इन पीसेस इज ए फन ट्रेडिशन दैट मैनी न्यूलीवेड्स like to incorporate into their ceremonies. So option A is the answer. Next, she had stayed up all night because she had received bad news. वो सारी रात जगी रही क्योंकि उसने एक खराब न्यूज़ प्राप्त की थी। इसमें एक ही गलती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये। एक्चुअली ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये पास्ट टेंस को फॉलो करता है, यहाँ पहले आ गया है, तो इसमें ऑप्शन ए गलत है। so पार्ट ए गलत है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। आई रिपीट माई पॉइंट, ये एक्चुअली पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जनरली दो पास्ट परफेक्ट टेंस एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि दो सेंटेंसेस जो दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस में बने, इसको पास्ट टेंस आना था, यानी यहां होना था शी स्टेड अप, बाकी सब ठीक था। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर गोइंग फॉर पिकिंग। देखिए यहां पर ये जो एज वेल एज है ना, ये कंजंक्शन की तरह से काम कर रहा है। अगर यहाँ एंड होता ही एंड हिज फ्रेंड्स, तब तो वर्ब बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब ये कंजंक्शन है तो जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगी, तो ही के लिए जो वर्ब है वो वॉज आएगी। सो पार्ट सी में गलती है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। द कोचिंग इंडस्ट्री इन इंडिया प्लेज ए पाइवटल रोल एज इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू टू द एजुकेशन सेक्टर। द कोचिंग इंडस्ट्री इन इंडिया प्लेज ए पाइवटल रोल, इसमें कोई गलती नहीं है। एज इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंट रेवेन्यू टू द एजुकेशन सेक्टर, नो एरर। इफ आई डोंट टर्न ऑन माई एयर कंडीशनर, यदि मैं अपना एयर कंडीशनर चालू नहीं करता हूँ, माई हाउस वॉज हॉट। ऑब्वियसली वॉज शब्द यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, तो ऑब्वियसली इसका जो डी इज द ऑप्शन। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट सिंपल, तो पास्ट नहीं आना चाहिए, तो ऑब्वियसली वाज यहाँ पर गलत है, इज होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन sentences are given in the part in bold. The given phrase in bold may or may not contain an error. The option following can replace the incorrect phrase. Okay, तो इसमें बताना है क्या ये रिप्लेस हो सकता है अगर गलत है, और अगर गलत नहीं है तो ऑप्शन ई इज द आंसर। एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू, ये टू गलत है, देखते ही मालूम चल रहा है, यहाँ पर टी ओ आएगा। इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स, इस टू का मतलब है भी, और आना चाहिए इट इज किसी और के साथ हो रहा है, तो टू आएगा। ओके नेक्स्ट, दे रिकमेंड दिस बुक इवन दो दे हिमसेल्फ, ये गलत है बिल्कुल, ऑब्वियसली ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो दे देमसेल्व्स, सो ए ऑप्शन इज द आंसर। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट इट, इट क्यों आना चाहिए, जब ये दैट आ गया तो इट का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये दैट इज हाउस के लिए आ रहा है ना, सो ऑब्वियसली इट गलत है, तो दैट जैक बिल्ट, डी। इन नो वे डू आई एग्री विद वॉट यू आर सेइंग, किसी भी तरीके से मैं सहमत नहीं होऊंगा आज जो आप कह रहे हैं उससे, सो इन नो वे डू आई एग्री विद वॉट यू आर सेइंग, ठीक है बिल्कुल, इसमें तो कोई गलती नहीं है। ओके, सो इट इज ई, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें स्पेलिंग देखनी है और तो कुछ नहीं, सीज की स्पेलिंग ठीक है, डिसीव की स्पेलिंग गलत है, बिलीव की स्पेलिंग ठीक है, रेन की स्पेलिंग ठीक है, एक्सप्लेन की स्पेलिंग ठीक है, सो डिसीव होता है बेसिकली DECEIVE, धोखा देना, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। इंग्लिश पर ये हम लोगों की पहली क्लास थी, और आपका जो एक मेन क्वेश्चन था जो मुझसे पूछा गया था कमेंट बॉक्स में कि प्रमोशन के क्या एवेन्यूज़ हैं, तो वो भी मैंने आपको इसमें समझा दिया है। आपका एक दो क्वेश्चंस और रहते हैं, तो उनको भी कोशिश करते हैं आज या कल में लेने के लिए, है ना। अगर आपकी कुछ और क्वेरीज हैं तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने लिखा है कि मैं आपको बैंकिंग
का जो कोर्स है वो कराऊं। तो मैं थोड़ा समझा नहीं कि बैंकिंग में आप एक्चुअली आप क्या समझना चाहते हैं, मतलब रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, अवेयरनेस, इंग्लिश या न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें आप क्या देखना चाहते हैं, ये थोड़ा सा मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके। और अगर आपके एग्ज़ाम के बारे में कोई मुझे अपडेट मिलता है और तो मैं आपको निश्चित रूप से शेयर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।